हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रिकैप लेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था कि कंपेयर हम करते हैं, मुकाबला करते हैं तीन तरीके से। एक पॉजिटिव डिग्री के जरिया, एक कंपैरेटिव से, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री से। ये तीनों तरीके मैंने डिटेल बताया था पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन में लिंक दिख रहा है, उसको टच करके आप ज़रूर वीडियो को देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो पाए। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर तक बने रहें ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसी का पार्ट है कि मेकिंग कंपैरिजन जो है, कितने तरीके से कंपेयर, तो हमको पता चल गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन हम कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, तो हमने तीन तरीके से सीखा है। यहाँ पर तीन तरीके से बताऊंगा, फिर भी उसको डिटेल जो ने इससे पहले पढ़ा था उसमें डिटेल है कि फॉर टू थिंग्स और पीपल दैट आर सिमिलर वी यूज़ एज और एज विद द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जब दो चीज़ों से हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की खूबी बराबर है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एज और एज, इतना और जितना लगा करके बनाते हैं। एज के माने इतना और दूसरा एज के माने जितना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लें, टोनी इज एज टॉल, ठीक है, एज टॉल एज टीना। ये एज माने इतना, इस एज माने जितना। ठीक है, उसी तरह ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। सो इस एज के माने इतना और इसके एज के माने जितना। आई होप समझ में आ गया। मतलब टोनी इतना लंबा है जितना कि टीना, और वो इतना बहादुर जितना कि शेर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या है कंपैरिजन का। सो फॉर टू थिंग्स और पीपल दैट आर डिफरेंट, दो चीज़ें या दो लोग जो एक दूसरे के समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, दोनों की खूबी और दोनों की अच्छाइयाँ अलग अलग हैं, तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो दैन लगा करके, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक दैन लगा करके बनाएंगे। देखिए दैन लगा है ना, यहाँ पर दैन लगा कर बनाएंगे। दैन का इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। जब कंपैरेटिव में करेंगे, कंपैरेटिव मतलब जिसमें दैन लगता है। ठीक है, और एक होता है नॉट सो एज, इतना नहीं। नॉट सो मतलब इतना नहीं, एज मतलब जितना। ठीक है, इतना नहीं जितना। क्लियर, सॉरी, नॉट एज इतना नहीं, और नॉट सो एज मतलब भी उतना ही हो, वही इतना नहीं, उतना नहीं जितना विद द पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव में अगर बनाएंगे तो नॉट से एज से कंपेयर कर देंगे, और अगर कंपैरेटिव में बनाएंगे तो दैन का इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे, एक तरीका देख लेते हैं, एग्जाम्पल सा। मीना इज़ टॉलर दैन राधा। हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, दैन लगाया। ये दैन क्लू है कंपैरेटिव डिग्री का। समझ में आ रही बात। दैन किसका क्लू है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। राधा इज़ नॉट एज टॉल एज मीना। हम देखिए पहला रूल नॉट एज और एज लगा के बनाएंगे। उतना नहीं जितना मीना, राधा उतनी लंबी नहीं है जितना के मीना। उसी तरह या दूसरा नॉट सो एज लगा के बना सकते हैं। नॉट सो एज के माने भी वही होता है, उतना नहीं, एज माने जितना। तो राधा उतनी लंबी नहीं है जितना के मीना। तो आप नॉट एज और एज लगा के बना सकते हैं, या नॉट सो एज लगा के बना सकते हैं। ये कंपेयर करना हुआ। तो आप दो तरीके से कंपेयर करेंगे, दैन लगा करके, और नॉट एज और एज नॉट सो एज के जरिए भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। अब तक हमने एक ही चीज़ सीखा था। दो चीज़ें आपस में एक जैसे ना हो, समान ना हो, तो हम उनको सिर्फ कंपेरेटिव के तरीके से ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं अगर वो दोनों में समानता नहीं हो तो। ठीक है, तो उसके लिए हम नॉट सो एज और नॉट एज और एज का इस्तेमाल करेंगे। आई होप समझ में आ गया। इसके बाद एक तीसरा तरीका हम सीख लेते हैं, फॉर थ्री और मोर थिंग्स और पीपल दैट आर डिफरेंट व्यूज़। चलिए तीन चीज़ या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, लोग हों या तीन चीज़ हो जो आपस में इख्तलाफ करते हों, दोनों में सब समान नहीं है, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम तीन तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा कंपेयर करेंगे कि द सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम इसको, एक तरीका तो पहला है सुपरलेटिव से, जब एक सब में अच्छा हो, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा के लिए हम सुपरलेटिव का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करके। द जो है ये क्लू है। द किसका क्लू है? द क्लू है
किसका, सुपरलेटिव डिग्री का, कि द आ गया उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म होना चाहिए, एक सुपरलेटिव तरीका हम देखेंगे अभी सेंटेंस में। द पॉजिटिव डिग्री विथ नो अदर, हम एक तरीका और है द के अलावा, हम नो अदर लगा करके भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, सुपरलेटिव के फॉर्म में बना सकते हैं कि मैंने कोई भी उतना अच्छा नहीं जितना कि ये, तो उतना अच्छा कोई भी नहीं है, नो अदर देन, कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक और है कंपैरेटिव, अच्छा पॉजिटिव में तो ये हो गया नो अदर लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में भी नो अदर, देखिए नो अदर या एनी अदर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो तीन तरह से हम इसमें एक सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं। अब तक हमने एक ही चीज़ सीखा था, एक का कंपेयर करेंगे सबके साथ और सबसे अच्छा होगा एक, तो हम उसको कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते थे। हम इसमें दो तरीके और भी, पॉजिटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपेरेटिव से भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो मेथड आपको समझ में आ गया। द का इस्तेमाल देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आमिना इज़ द टॉलेस्ट, आप यहाँ देख लें द टॉलेस्ट, ये द टॉलेस्ट क्या है, द के बाद अगर सुपरलेटिव फॉर्म आया तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द के बाद टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये तीसरा फॉर्म है टॉल का, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। द के बाद टॉलेस्ट हुआ तो द क्लू है कि ये सुपरलेटिव फॉर्म है, समझ में आ गया। दूसरा तरीके से नो अदर सो एज का इस्तेमाल करके देखते हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो टॉल एज शी इज़, नो अदर का इस्तेमाल किया, कोई भी दूसरी लड़की नहीं है क्या इतनी लंबी जितनी के वो है, समझ में आ गई बात, कोई भी लड़की इतनी लंबी नहीं है, सो माने इतना और एज माने जितना, इतनी लंबी नहीं है जितना के वो है, मतलब वो सबसे ज़्यादा लंबी है। आगे बात समझ में, ये भी सुपरलेटिव का ही सेंस निकला। अब एक और है कंपैरेटिव में देख लेते हैं, नो अदर का इस्तेमाल करके। नो अदर गर्ल इन द क्लास टॉलर देन हर, कोई भी लड़की उससे ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लंबी हुई, तो ये कंपैरेटिव, देन जो है क्लू है कंपैरेटिव का, और एज, सो एज, ये एज और एज जो है ना ये क्लू है पॉजिटिव डिग्री का। आगे बात समझ में। अब हम उसी को एक और तरीका एनी अदर के जरिए भी देखते हैं। अनीता इज़ टॉलर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, अनीता लंबी है किस हर एक बच्ची से, कोई भी जितनी बच्चियां सबसे ज़्यादा लंबी है क्लास में, दैन एनी अदर, दैन मतारा ये कंपैरेटिव डिग्री है। आपको समझ में आ गया। तो ये तीन तरह से हमने अब तक सीखा है किसी को कंपेयर करना, एक तो सुपरलेटिव डिग्री के जरिए, सुपरलेटिव में भी नो अदर और एनी अदर का इस्तेमाल करके कंपैरेटिव और पॉजिटिव के जरिए भी सीखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। ये एक्सरसाइज है आपके लिए, देख लें। एक्सरसाइज नंबर 1, री राइट ईच सेंटेंस इन द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म। आपको हर सेंटेंस को कंपैरेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। आगे बात समझ में, तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में समझ में आया। अब देख लें, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बनाना है आपको। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, द ताज इज़ द मोस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताज सबसे ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, एक पॉजिटिव के जरिए बनाएंगे। नो अदर बिल्डिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एज द ताज, सो और एज ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। समझ में आ गई बात। कोई भी बिल्डिंग इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि ताज, मतलब ताजमहल। ओके, उसी तरह जो है द ताज, अभी हम कंपैरेटिव से बना रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव से कैसे पता चलेगा, ये दैन बताएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर बिल्डिंग। सो दैन क्या बताया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आई होप समझ में आ गया। तो आपने सीखा अब तक एक सेंटेंस को तीन तरह से बनाना, और अब ये जो 4 सेंटेंस नीचे जो लिखे हैं आप इनको खुद ही करके दिखाएं और खुद करें। आप इसको पॉजिटिव में भी कंप्लीट करें, ये चूँकि सुपरलेटिव में बता रहा, द हॉटेस्ट है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। आप इसी को पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर करके बताइए और इसी को कंपैरेटिव डिग्री से भी कंपेयर करके बनाइए। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज कॉल्ड सेकंड पार्ट ऑफ द लिसनिंग एक्टिविटी। अब इसमें आप जो एक छोटा सा वीडियो सुनेंगे और ज़रूर सुना करें, क्योंकि सुनने से ही आपको बोलना आएगा। सुनना ज़रूरी है बोलने के लिए, सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुने, प्रोनाउंसिएशन को देखें,
कैसा एक्सप्रेस करने का अंदाज़ है, किस तरह बोलते हैं, ताकि हमें जब बोलना पड़े तो हम भी इन्हीं व्यूज़ को देख करके, इन्हीं स्टाइल को अपना करके बोलने की कोशिश करें। नाउ लुक एट हियर, इट्स फॉर यू। President Faust, my fellow honorands, Carl, that was so beautiful. Thank you so much. And James Rothenberg, Stephanie Wilson, Harvard faculty, with a special bow to my friend, Dr. Henry Louis Gates. All of you alumni, with a special bow to the class of '88 and your $115 million. To you, members of the Harvard class of 2013. Hello. I thank you for allowing me to be a part of the conclusion of this chapter of your lives and the commencement of your next chapter. To say that I'm honored doesn't even begin to quantify the depth of gratitude that really accompanies an honorary doctorate from Harvard. Not too many little girls from rural Mississippi have made it all the way here to Cambridge, and I can tell you that I consider today, as I sat on the stage this morning getting teary for you all and then teary for myself, I consider today a defining milestone in a very long and a blessed journey. My one hope today is that I can be a source of some inspiration. I'm going to address my remarks to anybody who's ever felt inferior or felt disadvantaged, felt screwed by life. This is a speech for the quad. Actually, I was so honored. I wanted to do something really special for you. I wanted to be able to have you look under your seats and there would be free master and doctor degrees. But I see you got that covered already. I will be honest with you. I felt a lot of pressure over the past few weeks to come up with something that I could share with you that you hadn't heard before, because after all, y'all went to Harvard, I did not. But then I realized that you don't have to necessarily go to Harvard to have a driven, obsessive, type A personality, but it helps. And while I may not have graduated from here, I admit that my personality is about as Harvard as they come. You know, my television career began unexpectedly. As you heard this morning, I was in the Miss Fire Prevention contest. So I hope you understood the way of delivery of the message and how she was speaking, the way of speech and delivering the messages, pronunciation, everything was amazing. Okay, we also have to acquire these type of talents, this type of pronunciation and fluency in our life, so that we can also express ourselves beautifully in front of the audiences, okay, or public. When we are going to give a public speak, we can also speak beautifully. So I hope you understood it. Mashallah, we are moving to the next part. That's called the translation part here. आज हम यहाँ पढ़ेंगे uses of should पढ़ेंगे जी. To talk about duty and responsibility. Should का इस्तेमाल हम duty और responsibility यानी कि फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को बताने के लिए किया जाता है. फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी समझते ना, जैसे हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करें. फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने छोटों का ख्याल रखें. माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें. तो ये जिम्मेदारियों फ़र्ज़ को बताने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं. तो अब सेंटेंस पर रूल देखते पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना. उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट. उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वर्ब लिख लेंगे.
और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी क्लियर। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस है, तुम्हें किस उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये चाहिए वाला जो सेंटेंस है ना, चाहिए, ये बताता है कि आपको अपने मतलब शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चाहिए मतलब ये जिम्मेदारी बता रहा है कि आपको गरीबों की उसकी मदद करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपका दोस्त है, आप उसकी मदद करिए। ठीक है, सो यू सब्जेक्ट लिख लेंगे यू, उसके बाद लगाएंगे शुड, देन हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम। उससे ज़्यादा तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ये उसको ड्यूटी बताया जा रहा है कि आप एक बार फेल हो गए तो मैं ड्यूटी उसको आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, इट्स योर ड्यूटी। सो यू शुड, पहले सब्जेक्ट यू, देन लगाएंगे, अच्छा वही तरतीब है, पहले एक नंबर पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, पहले हम सब्जेक्ट में तो तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, उसके बाद हम जाएंगे चाहिए, दूसरे नंबर पे चाहिए यू शुड, उसके बाद क्या, कोशिश करना, ये हो गया वर्ब। यू शुड ट्राई, क्या करना चाहिए, कितनी बार, दोबारा, यू शुड ट्राई अगेन। आई होप समझ में आ गया। तो मैं दोबारा कोशिश करनी चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट एक नंबर, दूसरा नंबर से लास्ट में जाएंगे चाहिए, तीसरा नंबर वर्ब और चौथा नंबर दोबारा। तो ये हो गया यू शुड ट्राई अगेन। आई होप कि आपको समझ में आया। इसी तरह के सेंटेंस आप देखिए, एक्सरसाइज आपके लिए है, तुमको अपना काम करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हम सब को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, आप सबको अपने दादा दादी की देखभाल करनी चाहिए। तो आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दादा दादी की देखभाल करें और इसको भी बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि आगे हम कुछ और सीख सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड वोकैबुलरी और वर्ड स्ट्रेस पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ड स्टॉक तो बैकबोन है, इसके बगैर तो इंग्लिश भूल ही जाओ, है ना। इसलिए इंग्लिश को अगर सीखना है तो मीनिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर रोज़ाना रट रट के याद करिए। देखो, रटने के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता। पहाड़ा आपने रट कर याद किया ना, बगैर पढ़े रटे आपको पहाड़ा याद हो गया नहीं। आज भी उसको जो रटा था बचपन में, आज भी वो काम आता नहीं आता। दो अठे तो गिनते नहीं हैं, 2 अठे 16 कह देते। तो ये सब ने जो बचपन में कुछ चीज़ें रटी जाती हैं, तो मीनिंग भी यही है कि आप उसको रटिए, रट करके उसको याद करिए। जब वो याद हो जाएगा उसको यूज़ करिए, तो फिर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लुक एट हियर व्हाट, आज जो मैंने सेंटेंस दिया है ये 10 मीनिंग है जो बहुत यूजेबल है। ही इज़ अ टाइम सर्वर, वो मतलबी है। पार्डन मी, कृपया दोहराइए। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात। अच्छा, पार्डन मी मतलब वो जब होता है ना, कोई कुछ बोल रहा है और मैं समझा नहीं, तो हम बोलते हैं ना प्लीज़ रिपीट, और सॉरी बोल देते हैं, या पार्डन मी भी बोलेंगे, कृपया दोहराइए, मतलब समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या कह रहे थे आप। तो ये पार्डन मी का मतलब हुआ। व्हाट अ शेम, किसी को शर्म दिलाना, कितने शर्म की बात है। आई हेट हिम और आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ या करती हूँ। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। डोंट लूज टेम्पर, गुस्सा मत करो। डफर, बेवकूफ़, ही इज़ अ डफर, हाँ वो बेवकूफ़ है। ओके, डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो या अच्छे से अच्छा करो, दोनों हो सकता है। फॉरगेट द पास्ट, बीती बातें भूल जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया। ये याद करें, नोट करें और वर्ड स्टॉक बढ़ाएं। नेक्स्ट वन, मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट्स का प्रोनाउंसिएशन पार्ट। आज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको देख लें, इसके बगैर तो आपकी इंग्लिश खूबसूरत नहीं बन सकती। आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं होंगे तो लोग ध्यान और तवज्जो नहीं देंगे, तवज्जो से सुनेंगे नहीं। बहुत सारे स्पीकर हैं, बोलते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि ये तो नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे, कुछ अलग सा बोल के दिखाइए। तो आज हम पढ़ेंगे साइलेंट डी के बारे में कि डी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन डी। जी, जब डी के बाद जी आ जाता है, डी के बाद जी आ जाता है तो डी साइलेंट हो जाता है, डी पढ़ा नहीं जाता। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। JUDGE, तो आप देख लें, जज क्या पढ़ते हैं इसको, जज पढ़ते हैं जी। तो जज पढ़ेंगे, इसमें आप देख लेंगे जी, ये डी नहीं पढ़ा जाएगा, समझ में आ रही बात। डी जज, क्या पढ़ेंगे, जज, जज, ठीक है, जज। नेक्स्ट कम्स हेज, आप देख लें डी, इसमें हेड, डी के बगल में जी है तो जी से पहले वाला डी नहीं पढ़ा जाता, तो क्या पढ़ेंगे, हेज, हेज। ओके, झाड़ियाँ। नेक्स्ट कम्स प्लेज, प्लेज, डी के बाद जी है तो डी नहीं पढ़ेंगे, प्लेज पढ़ेंगे। प्लेज मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, शपथ लेना। समझ में आ गई बात जी। आगे आते हैं ग्रूज, तो इसको पढ़ेंगे ग्रज, क्या ग्रुज नहीं है बल्कि ये ग्रज है। ग्रज के माने होता है शिकायत,
ठीक है, कंप्लेन, टू हैव कंप्लेन अगेंस्ट हिम, आई हैव अ ग्रज, ओके। सो ग्रज मतलब होता है शिकायत, ओके। नेक्स्ट कम्स डॉज। डॉज के माने होता है चकमा देना, डॉज। आप देख लें DODGE, तो डी यहाँ पर साइलेंट है, डी नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात, तो डी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डॉज मतलब चकमा देना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे एक और डी का लेसन है। डी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन दीज वर्ड्स ऑल्सो बट रीज़न इज़ नॉट नोन। यहाँ पर भी डी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन रीज़न पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों नहीं पढ़ा जाता, ये भी एक कन्फ्यूज़न है, लेकिन हमें डी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या वर्ड है वो। वेंसडे, अब हम पढ़ते थे इसको वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में डी जो है साइलेंट है, तो हम पढ़ेंगे वेंसडे, 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 ओके, वेंसडे, रिमेंबर। आगे चलते हैं, देखते हैं सैंडविच, तो हम इसको सैंडविच पढ़ते थे, तो सैंडविच गलत है, डी साइलेंट, प्रोनाउंस नहीं हो गया, सैंडविच, क्या पढ़ेंगे, सैंडविच, सैंडविच, ओके। देखिए स्ट्रेस कहाँ है, स पर, एस पर स्ट्रेस, वो लकीर बनी है ना, आप देख लें, स्ट्रेस मतलब ये जो लकीर बनी है इसको बोलते हैं स्ट्रेस मार्क, ये डिक्शनरी में भी मिल जाएगी आपको, ये बताता है कि कहाँ पर आपको जोर देकर कहना है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सैंडविच, सैंडविच, ओके। नेक्स्ट कम्स हैंडसम, आप यहाँ पर भी डी नहीं पढ़ेंगे, आप देख लें ये डी साइलेंट है, डी नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हैंडसम, हैंडसम नहीं है, हैंडसम, क्या ये स्ट्रेस देख लें, क्या पढ़ेंगे, हैंडसम, हैंडसम, क्लियर, हैंडसम, क्लियर। आई होप समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर दूँ और आपको और अच्छे बेहतर ग्रामर सीखने को और अच्छे इंग्लिश बोलने को मौका मिले। और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।